Okay, so today we'll be starting a new chapter, relations and functions, and this is in assumption कि आप लोग को sets का knowledge है, you all already know sets, तो फिर better होगा समझने में, वरना ऐसे भी समझ में आएगा पर हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो हम लोग रिलेशन फंक्शन में विल बिगिन विद फ्यू टर्म्स. फर्स्ट इज ऑर्डर्ड पेयर. कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मीनिंग है. जैसे देखो, हम लोग जब सेट लिखते हैं तो सेट कैसे लिखते हैं. जैसे मान लो कुछ नंबर्स को सेट में लिखते हैं, तो सपोज पेयर मतलब है मतलब दो ही. ठीक है, पहला बात तो दो ही नंबर लिखेंगे. सो अगर हम ऐसा 2,3 लिखते हैं तो ये क्या है, ये एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है. ठीक है, एलिमेंट क्या क्या है, 2 और 3. ठीक है, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे. ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेट, दे आर रिप्रेजेंटिंग दी सेम सेट. ये दोनों सेट इक्वल है. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम लोग दो ही नंबर लिखेंगे. जैसे सेट कैन कंप्राइज ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स, मोर देन 2 एलिमेंट्स, 0 1 कितना भी एलिमेंट हो सकता है एक सेट में. पर जब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का बात कर रहे हैं तो पेयर मतलब हो गया कि दो ही एलिमेंट होगा. एंड हियर द टर्म ऑर्डर्ड इज रिटन मींस कि ऑर्डर विल मैटर. मतलब इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर 2,3 लिखा और इसको हम लोग देखो ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं. ठीक है, सेट्स को हम लोग ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज करते हैं और इसको हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर. सो अगर हम 2,3 लिखें और 3,2 लिखें तो ये सब ऑर्डर्ड पेयर है, बट दे आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर. दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर. सो ऑर्डर्ड पेयर मतलब हम लोग दो एलिमेंट को ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे एंड दैट इज बेसिकली पेयर. और ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करेगा. मतलब किस ऑर्डर में लिखा हुआ, 2,3 एंड 3,2 दे आर नॉट सेम, दे विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली, दे आर डिफरेंट. ऑर्डर मैटर्स कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. नाउ सपोज वी हैव टू ऑर्डर्ड पेयर्स, वन इज से a comma b and the other is say c comma d. ये दो ऑर्डर्ड पेयर है. सो वी विल से मतलब इन लोगों का हम लोग इक्वालिटी का बात करते हैं. वी विल से दैट a comma b is equals to c comma d only if a is equals to c and b is equals to d. मतलब अगर रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, इक्वल है तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, वरना ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है. ठीक है, तो अगर ये a और c बराबर हुआ तो बोलेंगे कि और b और d दोनों ही, नॉट ओनली a एंड c, b और d भी अगर बोथ पेयर्स आर इक्वल तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से भी ये बोल सकते हैं कि हम लोग अगर बोल रहे हैं कि a कॉमा b इज इक्वल्स टू b कॉमा a, तो ये बताओ कब पॉसिबल हो. सोचो कब पॉसिबल होगा ये, व्हेन a इज इक्वल्स टू b. अगर a और b का वैल्यू सेम है तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. ठीक है, so a comma b equals to b comma a is possible only when a and b both are equal. मतलब 2,2 3,3 4,4 ऐसा कुछ है तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल. ओके, तो याद रखना मेन जो बात है कि ये अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है और ऐसा लिखा हुआ है तो इन दोनों डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है कि ये ब्रेसेस में जो लिखा है वो एक सेट है और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ऑर्डर्ड पेयर है. ठीक है, नेक्स्ट वी नीड टू नो इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ये होता क्या है, किसको बोलते हैं. अगर मान लो दो सेट है, एक ए नॉन एम्प्टी, ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट है इसमें, और बी भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. ठीक है, ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ
दिस टू सेट्स। और ये होता क्या है, ए क्रॉस बी क्या होगा? सो ए क्रॉस बी विल कंप्राइज ऑफ all the elements in the form of a set। कौन सा एलिमेंट? all the ordered pairs of a comma b for all small a belonging to the set A and small b belonging to the set B। ठीक है, सो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड ऐसे करते हैं, ए क्रॉस बी को लिखते हैं ऐसे। अब ये लिखने से तुम लोगों को मतलब समझ में नहीं आया होगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है भाई, ये क्या। तो बेसिकली ये समझ लो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब हो गया कि सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट के फॉर्म में लिखना। और सारा ऑर्डर्ड पेयर मतलब कौन सा ऑर्डर्ड पेयर? देखो, हर एक एलिमेंट ए से उठाएंगे और उसके साथ हर एक एलिमेंट बी से उठाएंगे और उन सब का कॉम्बिनेशन लिखेंगे, जितना भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर सेट ए है से 1 2 3 एंड सेट बी है से 4 5। ठीक है, तो अगर हम लोग ए क्रॉस बी लिख रहे हैं तो इट विल बी, पहले यहां से जैसे ए क्रॉस बी लिख रहे हैं ना, तो पहला एलिमेंट यहां से पिक होगा ए से। ठीक है, अगर बी क्रॉस ए लिखते तो पहला एलिमेंट बी से पिक होता। ठीक है, सो विल पिक फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम हियर 1। अब देखो 1 के साथ उधर का सारा एलिमेंट जाएगा, सो 1 4 फिर 1 5। तो हम लोग ए से एक एलिमेंट पिक किए और उसके साथ जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता था बी का, मेड ऑल द कॉम्बिनेशंस एंड वी हैव रिटन इट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद 2 के साथ 2 4 2 5 and all these ordered pairs will be separated by commas। ठीक है, then we have 3, so 3 4 3 5 and done। so that's it। तो ये A क्रॉस B कहलाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस टू सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि वो एक सेट है जिसका एलिमेंट्स क्या होता है, ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, और जिस ऑर्डर में वैसे। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे B क्रॉस A लिखें तब क्या होगा? Now 1 4 will not be a member of it, no। Now we will start picking first element from the set B। अब ऐसा जाएगा, this is the direction, so it will be 4 1 then 4 2 then 4 3। so पहले 4 के साथ तीनों। ठीक है, उसके बाद 5 है, so 5 1 then 5 2 then 5 3। तो ये है मीनिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब देखो, इस एग्जांपल जो हम लोग लिए, ये ए और बी लेकर के ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड किए हैं, इस एग्जांपल से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं वो देखो। व्हाट वी कैन कंक्लूड, फर्स्ट थिंग वी कैन कंक्लूड इज that A cross B and B cross A are not equal, they are not same। और कभी आएगा भी नहीं अगर एलिमेंट सब डिफरेंट है तो, क्योंकि देखो ऑब्वियस बात है, अगर हम लोग A क्रॉस B लिखेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या आया था 1 4, अगर A क्रॉस B 1 4 आ रहा है तो B क्रॉस B 4 1 आना ही है, तो ये दोनों कभी इक्वल होगा ही नहीं। सो इक्वालिटी आना पॉसिबल ही नहीं है। कब आ सकता था, चांसेस कब था? जब यहाँ पे भी 4 के बदले मान लो यहाँ 1 रहता, तब 1 1 और B क्रॉस A लिखते तो भी 1 1। ठीक है, सो बट देन अगेन सी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ऐसा कर भी लेते हैं कि एक एलिमेंट इक्वल कर दिए, या मान लो 2 एलिमेंट ही इक्वल कर लेते हैं, जैसे वहां पे 1 2 है, इधर भी हम लोग 1 2 लिख लेते हैं, तब भी देखो क्या हो जाएगा। ये पहला एलिमेंट 1 1 आता, सॉरी, और इधर का ही पहला एलिमेंट 1 1 आता, तो फर्स्ट एलिमेंट तो मैच कर गया। नाउ सी नेक्स्ट एलिमेंट इधर क्या आता, 1 2, और यहाँ का दूसरा एलिमेंट क्या होता
वो भी 1,2 होता, तो मैच कर रहा है। देखो इधर क्या आता, इधर आता 1, many mistake here, 1,1, 1,2, okay, then we have just 2,1 and 2,2, ऐसा कुछ आता। और इधर भी अगर हम लिखने जाए तो इधर भी वही आता, देखो 2,1, 2,2। फिर यहाँ क्या आ जाता, यहाँ आता 3,1 और 3,2, और इधर इधर क्या आ जाता 1, नहीं एक्चुअली देखो सॉरी मेरा मिस्टेक है, ये डिफर यहीं पे कट जाता, ये इधर ही 2,3 आ जाता, ठीक है। सो इट वुड हैव डिफर्ड हियर ऑन, तो लिख के देख लेना, ठीक है। सो बेसिकली हाँ, कब इक्वल आएगा, जब दोनों सेट इक्वल रहा तो ही। अगर दोनों सेट इक्वल रहा, जैसे देखो इधर अगर 1,2 है तो दूसरा सेट में भी 1,2 ही है, ये बोथ दी सेट्स आर आइडेंटिकल, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल आएगा। अदरवाइज इन एनी ऑफ द केसेस दे आर नॉट गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। सो इफ एलिमेंट्स आर डिफरेंट तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। सो हम लोग का पहला कंक्लूजन ये था कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल नॉट बी इक्वल, ठीक है, फॉर दिस ऑर्डर्ड पेयर्स। नेक्स्ट है, अगर हम लोग दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें, मतलब कि अगर हम लोग देखें कि n ऑफ a क्रॉस b एंड n ऑफ b क्रॉस a, तो ये दोनों में सेम है, दे आर इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ दिस a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर सेम, और कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, ये हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हाँ डेफिनेटली वो भी यहीं से पता चल रहा है। देखो इसमें 3 एलिमेंट है ए में, और बी में 2 एलिमेंट है, सो बेसिकली 3 क्रॉस 2 6 एलिमेंट्स विल बी देयर। अगर 4 और 2 रहता तो 4 क्रॉस 2 8 हो जाता, अगर ए में 4 रहता और बी में 3 रहता तो 4 इंटू 3 12 हो जाता, ठीक है। तो हम लोग तीसरा कंक्लूजन क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि n ऑफ a क्रॉस b will be equals to number of elements in a multiplied to number of elements in b. So this is our next observation. तो ये 3 कंक्लूजन हम लोग इस एग्जांपल से ड्राइव किए अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। So keep these 3 observations or conclusions in mind. Okay, so see what are the remarks we can draw about this Cartesian product. हम लोग लिख चुके हैं, फिर भी फिर से लिख लेते हैं। पहला, a क्रॉस b कैन नॉट बी इक्वल्स टू b क्रॉस a unless a and b are equal. अगर a और b इक्वल है तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Now if a and b are finite sets, we will say finite, क्योंकि अगर फाइनाइट सेट रहेगा ही नहीं तो तुम ये जो मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड कर रहे थे कि n ऑफ a क्रॉस b विल बी n ऑफ a into n of b, तो वो कैसे बता पाएंगे कितना होगा, that will also be infinite then if they are infinite set. So if a and b are finite sets, then n of a cross b will be n of a multiplied to n of b. और अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बिकम इनफाइनाइट, a क्रॉस b का भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर दोनों ही इनफाइनाइट है तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि अगर a और a क्रॉस b एक एम्प्टी सेट है, नल सेट, ठीक है, तो फिर एक बात यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आइदर A is empty or B is empty or both are empty, कोई एक तो खाली है, तभी ना ऑर्डर पेयर बन ही नहीं रहा है, ठीक है। सो इफ A क्रॉस B इज एम्प्टी सेट देन रिमेंबर कि A B या फिर दोनों ही नंबर वाला ही कंसेप्ट कि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है तो या तो दोनों में से कोई एक जीरो है या तो दोनों ही जीरो, वही कंसेप्ट।
बस दिस इनफाइनाइट वाला बात बता ही दिया कि अगर दोनों में से कोई भी एक इनफाइनाइट हुआ या दोनों ही इनफाइनाइट है तो फिर ए क्रॉस बी भी एन ऑफ ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये सब ध्यान रखना। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में, नॉट दिस रिलेशन कि भाई बहन हुआ ये सब वो सब नहीं, मैथमेटिकल टर्म रिलेशन। ठीक है, तो बात एक ही हुआ यहाँ पे, वही हम लोग देखेंगे कि दो चीज एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो बेसिकली अगर रिलेशन को समझना है तो हम लोग इसको सेट के फॉर्म में समझते हैं। मान लो कि मेरे पास ऐसा दो सेट है, ठीक है, और एक दूसरा सेट है ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखने जाए ऑर्डर्ड पेयर, याद है लास्ट जो बताया था ए क्रॉस बी मतलब कैसे फाइंड करना है, तो कितने टर्म्स आएंगे इसमें ए क्रॉस बी में? यहाँ पे 5 टर्म्स है, यहाँ 2 टर्म्स है, so 5 into 2 10 टर्म्स विल बी देयर, और 10 तो ऑर्डर पेयर हम लोग लिखेंगे। सो लेट अस राइट इट डाउन। तो देखो अगर हम लोग ये ए क्रॉस बी लिखने जाए, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा, 10 ऑर्डर पेयर्स आएगा ना। हम लोग यहाँ से समझेंगे कि रिलेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ए क्रॉस बी का एक सबसेट बनाए, देखो ए क्रॉस बी अपने आप में एक सेट है विच हैज 10 एलिमेंट्स। अगर इसका हम एक सबसेट बनाए जो जिसमें जो ऑर्डर पेयर रहेगा वो कुछ एक रूल या कुछ एक मैथमेटिकल लॉ गवर्न कर रहा होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे मान लो सपोज हम बात करते हैं एक सबसेट का जिसमें है ऐसा, देखो ये है, हाँ मैं ना दोबारा लिख के नहीं, rather यहीं पे मार्क कर दे रहा हूँ, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। सपोज एक ऐसा सबसेट बना रहे हैं जहां पे हम लोग यूजिंग दिस ऑर्डर पेयर्स, बस दिस इज इट, खाली ये 4 ठो ऑर्डर पेयर लिए, ओनली दिस 4, नहीं 4 नहीं 5 है, सॉरी 5। सो ये 5 ऑर्डर पेयर को हम लोग एक सबसेट बना रहे हैं जिसमें खाली हम लोग ये 5 एलिमेंट ले रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या इसमें क्या कॉमन ऐसा क्या है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इन सब में जो पहला एलिमेंट है इज लेस देन द सेकंड ओनली, है ना। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से लेस है ना। तो ऐसा कोई कॉमन, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और रिलेशन आए, जरूरी नहीं कि हमेशा लेस देन ही हो, कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग, डबल है, हाफ है, 2 टाइम्स समथिंग माइनस 1, ऐसा कुछ कुछ भी आ सकता है। पर इस तरह का रिलेशन जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए वैलिड हो, उसको हम लोग बोलते हैं, यही चीज है बेसिकली रिलेशन। अगर मैं मान लो कि ये 5 नहीं बल्कि एक और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ये, तब फिर रिलेशन क्या हो जाएगा, खाली लेस देन नहीं बल्कि क्या बोलेंगे, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि देखो ये वाले केस में क्या है, दोनों एलिमेंट इक्वल है, तब रिलेशन क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। सो ये है रिलेशन कि अगर आप सबसेट, ये जो ए क्रॉस बी जो आया, अगर दो सेट है ए और बी, तो हम लोग ए क्रॉस बी जो लिखते हैं, इसमें से अगर हम एक सबसेट चूज करें जहां पे हम लोग देखेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सबसेट इज गवर्निंग सर्टेन रूल, कि लेस देन ग्रेटर देन कुछ इस तरह का है, वो जो है ना कि क्या है लेस देन है, कि इसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या, ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे 1 R 3 ये लिखा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 R, मतलब 1 and 3 के बीच में एक रिलेशन, ठीक है। 1 R 4, ठीक है, ये R क्या है, ये R जो है वो रिलेशन, और वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हियर हियर R इज लेस देन, देखो उसके जगह जैसे हम इज लेस देन, R के जगह अगर हम इज लेस देन बैठा दें तो वो परफेक्ट
मतलब मैथमेटिकली करेक्ट भी कर दे रहा है इस चीज को। देखो 1 इज लेस देन 3, 1 इज लेस देन 4, हो रहा है ना। दिस आर इज रिलेशन हियर, 2 आर 3, 2 आर 4, ठीक है, 3 आर 4 एंड देन नथिंग, ये 5 ही है। हाँ, तो ये आर जो यहाँ पे है ना, कि ये कैसे, ये दो एलिमेंट किस तरीके से एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है, वो आर बता रहा है। और ये आर जो है इसी को हम लोग रिलेशन बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, इज लेस देन। इस एग्जांपल में ये आर क्या है, इज लेस देन। ओके, तो ये अब ये देखो, ये जो रिलेशंस है, अगर ऐसे ही रिलेशंस को एक्सप्रेस करना है तो हम लोग तीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक तो ये रोस्टर मेथड, कि आप सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स को लिख दिए, ठीक है। दूसरा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख सकते थे कि x कॉमा y इज सच दैट x इज लेस देन y, ऐसे करके हो गया, ठीक है। set is equals to x comma y where x is less than y, बस ऐसे रिलेशन लिखते। अच्छा, और एक चीज यहाँ मेंशन क्या कर सकते थे कि यहाँ पे देखो, जो जिस सेट में बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू सेट a एंड y बिलोंग्स टू सेट b, बस हो गया। तो ये हो गया सेट बिल्डर तरीका, मतलब ये भी रिलेशन ही रिप्रेजेंट किया हम लोग, लेकिन ये सेट बिल्डर फॉर्म। और इससे पहले जो हम लोग लिख रहे थे, जब हम लोग वैल्यूज ही लिख दे रहे थे सेट्स के अंदर कि 1,3, 2,3 ऐसे करके लिख जब रहे थे, दैट वाज रोस्टर मेथड। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा है एरो डायग्राम। जैसे एरो डायग्राम कैसे करेंगे, देखो ये एक, ये दो, इधर क्या क्या था, 1 2 3 4 5, ये सेट ए है, और दूसरा इधर सेट बी था, और उसमें क्या क्या था, ओनली 3 एंड 4। अब देखो 1 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का भी रिलेशन 3 के साथ है, अच्छा 1 का रिलेशन 4 के साथ भी था, 2 का रिलेशन भी 4 के साथ था, ठीक है, देन 3 का रिलेशन 4 के साथ था। ओनली दिस 5 एलिमेंट्स वर देयर, बस दिस इज इट। तो ये रिलेशन रिप्रेजेंट वही इज लेस देन ही कर रहा है। यहाँ पे इज लेस देन वाले रिलेशन को ही हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है, बट यूजिंग एरो डायग्राम, ठीक है। तो ये तीन तरीका होता है कोई भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का। अब यहाँ पे देखो, ये रिलेशन जो है हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, बट इससे क्लियरली हम लोग को, मतलब यहाँ लिखा हुआ नहीं कि रिलेशन क्या है। जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में देखो क्लियरली लिखा हुआ है रिलेशन यहाँ क्या है, तो हम लोग यहाँ पे जैसे नंबर्स को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि अच्छा ये रिलेशन है, ऐसा लेस देन होगा या कुछ ऐसा। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो देखो, जब हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिख रहे हैं, समथिंग कॉमा समथिंग ऐसा। तो ये जितना भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला वाला जो पार्ट है ना, ये कहलाएगा डोमेन। जैसे यहाँ पे 1 2 और 3, ऑब्वियसली इट शुड बिलोंग टू रियल नंबर्स, सब रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस 1 2 एंड 3 हियर विल बी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। और इसका रेंज क्या होगा, 3 और 4, दैट इज द रेंज। सो अगर हम लोग रिलेशंस कोई भी लिख रहे हैं, x कॉमा y ऐसे रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये x जो है, x जितना भी है वो सब सारा x से बिलोंग्स टू सेट A है, ये जो भी होगा ये इसका डोमेन कहलाएगा। और ये जो y जो लिख रहे हैं विच इज बिलोंगिंग टू सेट B, ठीक है, इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। तो बस इतना ही ध्यान रखना है डोमेन और रेंज के बारे में। To make this more clear in this concept of domain and range, let me take one question. This is the question. Find the domain and range of the relation R given by this. तो ये एक रिलेशन दिया हुआ है, हमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स फाइंड कर लें, ठीक है,
क्या क्या आएगा, समथिंग कॉमा समथिंग, जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे सब अगर फाइंड कर ले तो हम लोग डोमेन और रेंज क्लियरली बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है। एक तो देखो ये रिलेशन, ये रिलेशन इज दिस, फॉलो द कर्सर। रिलेशन क्या है y और x के बीच में, यहाँ पे कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 6/x, दिस इज द रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को देखना ये है कि x और y कौन सा सेट को बिलोंग करता है। जैसे इससे पहले हम जितना भी रिलेशंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे x, y लिख रहे थे एज ए ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन x और y कोई ना कोई सेट को बिलोंग कर रहा था ना, x बिलोंग टू सेट ए सेट बी ऐसा। तो यहाँ पे देखो x and y is belonging to natural number, means x and y are all the natural numbers। पर यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन भी दे दिया, नॉट ऑल द नेचुरल नंबर्स। रेस्ट्रिक्शन क्या दिया हुआ है, x इज लेस देन 6। सो इट मींस x क्या क्या है, x हो सकता है 1 2 3 4 एंड 5, एंड इसके अकॉर्डिंगली y का जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड करते हैं कि व्हेन x इज 1 तब y का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, व्हेन x इज 2 तब y का वैल्यू क्या आएगा। इस तरीके से हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सो 7 एंड 7 देखो, और बोल दिया x एंड y बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो y का वैल्यू 7 आया ना, व्हिच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक पेयर हम लोगों को मिल गया कि 1,7। ठीक है, सिमिलरली व्हेन x इज 2 then value of y will be 1 plus 6/2 which means 4, and 4 also belongs to natural number। ये चेक करते रहना। ठीक है, कि वो y जो आ रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं। Now when x is 3 then the value of y will be 1 plus 6/3, so it's 3, this is also natural number। When x is 4 then y is 1 plus 6/4, अब ये देखो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, this does not belong to natural number। Okay, I made a mistake here, मैंने यहाँ पे y equals to 1 plus 6/x ही assume कर दिया। ठीक है, so sorry, I need to make these changes, there will be few। जैसे यहाँ हो जाएगा 2 plus 6/2 और फिर ये वैल्यू आएगा शायद 5 आएगा, 3 plus 2 5, yes। It will be 5। Okay, then it will become 3 plus 6/3 and it will be again 5। Then it will be 4 plus 6/4, but again this is fractional, so it will not belong to natural number। तो यहाँ पे y exist करेगा ही नहीं, ये वाला y exist नहीं करेगा। So when x is 4 then y does not exist, y होगा ही। ठीक है, now when x is 5 then y will be 5 plus 6/5, again this is fractional, it is not a natural number। So ये मिला। So ultimately हम लोग को क्या मिला, रिलेशन क्या क्या मिला। अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने जाए, so what we have this r as 1,7, because when x is 1 then y is 7, then we have 2,5 and we have 3,5, बस ये तीन। ठीक है, so now see, once we have written this relation in roster form, we can now write the domain and range। so domain of r will be, मैंने क्या बोला, डोमेन में क्या क्या लिखेंगे, जितना भी x वाला पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे देखो 1 2 3 ये तीनों इसका डोमेन है। ठीक है, और रेंज कौन सा है, रेंज को मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ। सो जब रेंज लिखेंगे, रेंज ऑफ दिस रिलेशन, सो इट विल बी ओनली 5 and 7 या फिर 7,5। ठीक है, सो रेंज विल बी 7,5, बस दैट्स इट। तो यही डोमेन और रेंज का कंसेप्ट है कोई भी रिलेशन का।